लिखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। चैप्टर का नाम है मंत्रिपरिषद। लिखिएगा, भारत की सर भारत की संसदीय व्यवस्था भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, जिसकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की जिसकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। हो गया? जी सर। चलिए लिखिएगा आगे। संविधान के अनुच्छेद 74 संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत को को नहीं का लिखना सिद्धांत का सामान्य रूप से वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है जिसमें अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित मंत्रिपरिषद से संबंधित और आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रियों की नियुक्ति कार्यकाल कार्यकाल उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व अर्हता अर्हता मतलब समझते होंगे ना, योग्यता की बात हो रही है। अर्हता, शपथ, वेतन भत्ता, ठीक है, से संबंधित है। ठीक है, अलग से लिखिएगा, अनुच्छेद 74 के तहत अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए किए जाने का प्रावधान है। ठीक है,
हो गया। यस सर। अब तो इसमें क्या है, मतलब राष्ट्रपति जो है ना, इसमें यही है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार काम करेंगे। ठीक है। और अगर मान लीजिए राष्ट्रपति चाहे तो उसे एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद ने अगर फिर से मतलब पुनर्विचार करने के बाद या नहीं भी पुनर्विचार किया मंत्रिपरिषद ने, वैसे ही भेज दिया दोबारा बिना कुछ सोचे समझे विचार किए, तो राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही पड़ती है ना, उसके लिए बाध्य है वो। कब कौन से संशोधन में ये चीज बनाई गई थी? 44वां संशोधन। 44वें संशोधन में ये बोल दिया गया था कि एक बार आप वापस भेज सकते हैं, लेकिन जब फिर से वाप आ जाए पुनर्विचार के पास बाद, तो आपको मानना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, अब एक काम करते हैं, इसमें कैबिनेट, राज्य मतलब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीन आते हैं। ठीक ना। अब एक काम करो, कैबिनेट मंत्री के बारे में भी लिख लो, कैबिनेट मंत्री हेडिंग दे देना। ठीक है, कैबिनेट मंत्री हेडिंग दे देना। कैबिनेट मंत्री के बारे में लिखिएगा, पॉइंट लिख लीजिए। कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं जो कि अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। अगला पॉइंट है शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय, शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट मंत्रियों द्वारा ही लिया जाता है ना, कैबिनेट मंत्रियों द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है। इनकी अनेक समितियां होती हैं, कैबिनेट मंत्रियों की भी समिति होती है ना, इसमें लिख लीजिएगा। कैबिनेट की राजनीतिक समिति, कैबिनेट की राजनीतिक समिति, नियुक्ति से संबंधित समिति, रक्षा मामलों से संबंधित समिति, सर फिर से बोल दीजिए। क्या चीज? नियुक्ति से संबंधित समिति, ठीक है, रक्षा मामलों की समिति और निवेश से संबंधित समिति। ठीक है। हो गया। जी सर सर। लास्ट में क्या बोले, रक्षा मामले से संबंधित और निवेश, निवेश से संबंधित समिति। दूसरा लिख लीजिए राज्य मंत्री, राज्य मंत्री ये कौन होते भाई? इसमें दो प्रकार के मंत्री आते हैं, इसमें दो प्रकार के मंत्री आते हैं। देखो, एक तो वो होते हैं जिनको जो स्वतंत्र प्रभार जिनको मिल जाता है किसी विभाग का, किसी मंत्रालय का। ठीक है, तो वो होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। एक दूसरा मामला होता है जो कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, तो लिख लीजिएगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है,
और दूसरा लिख लीजिएगा कैबिनेट मंत्री की सहयोगी। हो गया? ओके। तो स्वतंत्र प्रभार या विभाग? प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, लिख लीजिएगा। लेकिन सामान्यतः राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेता है। फिर एक है उपमंत्री। रिपीट कर दीजिए। कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेता, राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेता है। अनुच्छेद 91वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003, तीन ही ना, 2003 के द्वारा 2003 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या निचला सदन इसलिए बोल दे रहे हैं क्योंकि लोकसभा बोलेंगे तो विधानसभा भी बोलना पड़ेगा। लिखना चाहो तो लिख लो, लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों को लिखा रखा है एक साथ। कि कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, हो गया। लिखिएगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। पॉइंट में ही लिख लीजिएगा। इसको अलग से लिखना है। हाँ, ऐसे पॉइंट में लिख लीजिए। तो कुछ चीजें ऐसे मंत्री राष्ट्रपति क्या लिखा थे, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति। अगला पॉइंट लिखिएगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, और लिख लीजिए, मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, हो गया। अगला लिखिए, अगर मंत्री 6 माह की अवधि तक लगातार, ब्रैकेट में लगातार लिख लीजिएगा, 6 माह की अवधि तक लगातार संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो मंत्री पद क्या हो जाएगा भाई, नहीं रह जाएगा, है ना। समाप्त हो जाएगा सर। हाँ, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो फिर इसी में।
संसद के किसी भी सदन का सदस्य अगर दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो वह मंत्री पद के लिए अयोग्य होगा। अब इन सबको क्या करना ना, अपने को ऐसे एक ब्रैकेट बना दो, ठीक है। इसमें लिख सर दो, तो वो मंत्री परिषद, सर लास्ट वाला थोड़ा सा बोल दीजिए। वो अयोग्य होगा। मंत्री पद के योग्य नहीं होगा, मंत्री पद के योग्य नहीं होगा। हो गया। यस सर। आर्टिकल 75 है, ये लिख लो थोड़ा, ठीक है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद में लिखिएगा, मंत्रियों की संख्या 60 से 70, ठीक है। मंत्रियों की संख्या 60 से 70। मंत्रिमंडल में कितनी होगी? 15 से 20। पहली चीज होगी। इसमें कौन आएंगे? तीनों प्रकार के, मतलब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों इसमें शामिल होंगे। इसमें कौन आएगा? सिर्फ कैबिनेट मंत्री आएंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री आएंगे। जो मंत्री परिषद है ना, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। कोई सामूहिक कार्य नहीं इनका, कार्यकलाप सामूहिक ही होता है, ठीक है। कार्यकलाप सामूहिक होता है। जो मंत्री परिषद है ना, मंत्री परिषद के बाद जो शक्तियां हैं वो सिर्फ कागज में है। शक्तियां कहां हैं? कागज में, मतलब लिखी गई हैं शक्तियां सारी इनकी, कागज में सब प्राप्त है इनको। मंत्री परिषद की शक्ति का प्रयोग करता है मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद की शक्ति का प्रयोग करता है मंत्रिमंडल। मतलब है कि वास्तविक जो शक्ति है वो मंत्रिमंडल को प्राप्त है। हो गया। सर इसमें तीन को कौन कौन शामिल होंगे मंत्री परिषद में? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ठीक है। लिखिएगा आगे। कार्यों का निर्धारण कौन करता है भाई? इनके कार्यों का निर्धारण करता है मंत्रिमंडल। ध्यान रखना, मंत्रिमंडल करता है इनके कार्यों का निर्धारण। जो जहां छूटे वहां पूछ लो, ओके। मंत्रिमंडल में क्या लिखा ना कि मंत्री परिषद को निर्देश करती है। मंत्री परिषद को निर्देश करती है, निर्देश करती है, जो कि बाध्यकारी भी है, जो कि बाध्यकारी है, ठीक है। हो गया, यहां तक हुआ। यस सर। यस सर। कुछ छूटना नहीं चाहिए, जिसका छूटे वो पूछ लेना भाई। आगे लिखिएगा। मंत्रिपरिषद क्या करती है? मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करती है, ठीक है। मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करती है, निर्णय को लागू करती है। तो मंत्रिमंडल क्या करेगा इसमें?
जो मंत्री परिषद इनके निर्णयों को लागू करती ना, उन निर्णयों की देखरेख करने का काम मंत्रिमंडल करता है। तो लिख लीजिएगा, मंत्री परिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करती है। ठीक है सर, हाँ, मंत्रिपरिषद जो है वो मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करने के लिए बाध्यकारी है या नहीं? क्या चीज? तो मंत्रिमंडल के निर्णय को जो लागू करता है मंत्रिपरिषद, तो उसके लिए बाध्यकारी होता है या फिर नहीं भी लागू कर सकता है? नहीं लागू, उसके लिए बाध्यकारी है भाई, उनकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, मंत्रिमंडल की बात को मानना पड़ता है। ठीक है, यस सर। हाँ, लिखिएगा अगला पॉइंट, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। उत्तरदायी होती है। अब ये क्या करता है, मंत्रिमंडल क्या करता है इसमें, फिर लिख लीजिए, मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। मतलब खुद का काम खुद नहीं कर रहा है, चेक एंड बैलेंस का काम कर रहा है। हाँ, मंत्रियों के उत्तरदायित्व, पहले लिखिए सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, हम सबको क्या पता है कि जो सरकार की जो व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था पर आधारित है ना, और जो संसदीय व्यवस्था है उसकी कार्यप्रणाली का जो सिद्धांत है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व का। ठीक है, मंत्रिपरिषद जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है उसके बारे में कि सभी प्रकार के मंत्री इसमें शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, कभी आपने सुना है कि लिखा हो कहीं पे कि मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है? हमेशा आप मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी पढ़े हैं, है ना? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। उसमें अब चाहे राज्यसभा के सदस्य ही क्यों ना शामिल हो, वो सब को मिलाकर वो सब भी लोकसभा के प्रति ही जिम्मेदार होंगे, है ना? ये तो बात पता है। उनकी भी लोकसभा के प्रति ही है, सामूहिक उत्तरदायित्व उन सबका लोकसभा के प्रति ही होगा, ये ध्यान रखना है। मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न आ जाए स्टेटमेंट के रूप में, आपसे पूछ लिया जाए प्री, तो आप सोचें कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो वो हमको याद रखना है। सर, तो राज्यसभा के सदस्य लोकसभा में जाकर भाषण दे सकता है? अरे मंत्री हैं तो मंत्री होने के नाते वो दे सकते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद में तो सब शामिल हो सकते हैं ना। सर, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री थे, तो क्या लोकसभा में कभी भाषण नहीं दिए होंगे? दिए। फिर जो ये मंत्रिपरिषद है ना, ये लोकसभा के पास संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं और एक दल के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सभी मंत्रियों को क्या करना पड़ेगा भाई? इस्तीफा देना पड़ जाएगा। और उस इस्तीफे में राज्यसभा के सदस्य भी अगर मंत्री परिषद में शामिल हैं तो उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा।
ठीक है। यस सर। सर किसी एक व्यक्ति के खिलाफ आएगा तो भी और प्रधानमंत्री के खिलाफ आएगा तो भी? एक व्यक्ति की बात अलग है, लेकिन ये नहीं था। प्रधानमंत्री की बात अलग है। प्रधानमंत्री के खिलाफ आया तो भैया, प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र देते हैं तो पूरा मंत्रिपरिषद खत्म। जैसे लेकिन सर बिहार में त्यागपत्र दिए थे तो पूरा मंत्रिपरिषद खत्म हो गया था विधानसभा। हाँ, अगर किसी एक मंत्री के उसमें आया हुआ है तो वो मंत्री का पद खाली हो सकता है, पूरा मंत्रिपरिषद खत्म नहीं होगा उसमें, ठीक है, उसके चक्कर में। तो सिर्फ प्रधानमंत्री के खिलाफ आएगा तो मंत्रिपरिषद खत्म होता है और मंत्री के खिलाफ आएगा तो नहीं? हम्म ठीक है सर। और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो फिर और पारित भी हो गया है तो फिर समझ लीजिए कि मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र या इस्तीफा देना पड़ जाएगा, या लोकसभा को विघटित करने की सलाह भी दी तो जाएगी। इसका 3 कंडीशन है तो? हम्म 3 कंडीशन है सर? कौन सी 3 कंडीशन हुई? जब लोकसभा, पॉइंट में लिख लीजिए 2-3 पॉइंट। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को जिसमें राज्यसभा के भी मंत्री शामिल होंगे, त्याग पत्र देना पड़ता है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इस आधार पर लोकसभा को विघटित करने की सलाह दे सकती है कि सदन जनमत का निष्ठापूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ओके, हो गया। अगला पॉइंट लिख लीजिए, मंत्रिमंडल के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। मंत्रिपरिषद का नहीं, मंत्रिमंडल की बात हो रही, ठीक है, ये भी ध्यान। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लिख लीजिएगा। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है भाई? लिख लीजिए, इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। व्यक्तिगत। बोल दीजिए सर। क्या बोल दें? मंत्री के निर्णय सभी मंत्रियों मंत्रिमंडल के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, यह भी अनुच्छेद 75 में ही है। ठीक है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का हम सब ने क्या पढ़ा था कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, है ना। मतलब साफ है कि राष्ट्रपति जब चाहेंगे उस मंत्री को निकाल सकते हैं, उस स्थिति में भी निकाल सकते हैं जब लोकसभा में विश्वास प्राप्त रहेगा मंत्रिपरिषद को, तब भी। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री की सलाह से भी निकाल सकते हैं,
मतलब इतना ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री की सलाह क्यों होगी? मतलब कि अगर मान लीजिए विचारों में मतभेद आ जाए या फिर उसके कोई कार्य से संतुष्ट ना हो, तो प्रधानमंत्री उसको त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं कि भैया त्यागपत्र चाहिए, नहीं? या राष्ट्रपति को बोल देंगे भाई बर्खास्त कर दीजिए इसे, इस तरीके से, ठीक है? सर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में सर क्या बताएं? अभी लिखिए ना। एक तो लिख लिए राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है ना, ये लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस स्थिति में भी बर्खास्त कर सकता है, उस स्थिति में भी बर्खास्त कर सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है, ठीक है? ठीक है ना? सर और जब के बाद विचारों में मतभेद के कारण, विचारों में मतभेद के कारण, ठीक है, या किसी मंत्री के कार्य से संतुष्ट न होने के कारण प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है, ठीक है? उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। ओके, जी सर, सर रोक दीजिए अब। ठीक है। ये प्रधानमंत्री के जो सलाह पर काम हुआ ना, इससे प्रधानमंत्री क्या करता है कि अपने सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम को सिद्ध करता है इस मामले को लेकर, ठीक है? कि देखिए गलती नहीं, जो सही है वही होना चाहिए, है ना? ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम। ये तो बात हो गई मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। अब देखिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल से संबंधित आपसे अंतर के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमारे बीच में जो कंफ्यूजन होता है ना मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को लेकर, कई बार हो जाता है, इससे संबंधित किसी भी प्रकार का संदेह ना रह जाए, नहीं तो सारे संदेह दूर होने चाहिए। अब इसमें प्रश्न जैसे पूछा जा सकता है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल, ऐसे टिप्पणी के रूप में आ सकता है, नहीं लिख सकते हैं क्या इसमें? ठीक है भाई, जी सर। ओके। और फिर इसमें इसी तरीके से आप कर सकते हैं। एक दो पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा क्योंकि पेपर में पूछे गए हैं। जैसे मंत्रालय की संख्या तो ठीक है, इसमें संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किस किस संस्तुति पर किया गया था, ये लिख लीजिए। यूपीएससी का प्रश्न रहा है, ये पूछा गया है? संघीय मंत्रिमंडल का कौन है, इसके बताएगा कोई? सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिएगा। ये लिख दिए हैं, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। नाम लिख लीजिए, गोपाला स्वामी, गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है? गोपाल स्वामी आयंगर है, ओके।
पुनर्गठन इसका यही किए थे। हाँ, पुनर्गठन इनकी सिफारिश पर हुआ था। आया हुआ है, पेपर में पूछा गया प्रश्न ये। चलिए, एक तो ये चीज हो गई। अब हम सब क्या करेंगे, इसका हम सचिवालय की बात करेंगे। ठीक है, सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय भी होता ना, तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय क्या काम करता है इसके बारे में लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा। और कुछ नहीं था, हाँ लिखिए तो, मंत्रिमंडलीय सचिवालय। ये क्या होता है, सचिवालय क्या काम करेगा भाई? देखिए, इनको सचिवीय सहायता प्रदान करने के लिए सचिवालय होता है। ठीक है, और आपने दिल्ली आप गए हैं तो आपने सेंट्रल सेक्रेटरीट का नाम सुना होगा, एक मेट्रो स्टेशन है वो सेंट्रल सेक्रेटरीट। कोई गया है आप में से दिल्ली? ये जो सचिवालय होता है मंत्रिमंडल के लिए सचिवीय सहायता प्रदान करता है। सचिवीय सहायता का मतलब क्या है भाई, आप अगर कहीं जा रहे हैं ना तो आपका लेखा जोखा रखना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किससे मिले थे, क्या क्या काम किए हो, वो सारा का सारा लिखा पढ़ी का काम हमको संभाल के रखना पड़ेगा, लिखा पढ़ी। ठीक है, आपने अगर बोला कि भाई इसको एक काम करो, इसको प्रकाशित कर देना कि हम यहाँ यहाँ गए थे, तो हम वो भी करवा देंगे। जैसे मान लीजिए कहीं मीटिंग होनी है, कोई मीटिंग होनी है, बैठक होनी है, तो उसके लिए कार्य सूची तैयार करने का काम किसका है? अब मंत्रालय जो मंत्री महोदय वो तो करेंगे नहीं, है ना, मंत्रिमंडल वाले सब अपना तो करेंगे नहीं, वो काम करेगा मंत्रिमंडलीय सचिवालय। ठीक है, कार्य सूची तैयार करेगा, उनकी बैठकें आयोजित करे, दस्तावेज का वितरण प्रदान करे, मतलब यही सारी चीजें मंत्रिमंडलीय सचिवालय का काम है ये सब करना। ठीक है, लिखिए, प्रधानमंत्री के आदेश पर, प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करना, मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करना। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार, कार्य सूची तैयार और वितरित करना। ठीक है, हो गया? यस सर। यस अगला पॉइंट है कार्य सूची से संबंधित कार्य सूची से संबंधित दस्तावेजों का वितरण करना। ठीक है, दस्तावेजों का वितरण करना। ओके ओके, अगला किए गए विचार विमर्श का, किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना। ठीक है, प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद, अनुमति
प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण करना। अपने मन से नहीं कर सकते हैं, है ना। और जो मंत्रिमंडलीय सचिवालय है ना, ये कार्यपालिका का कौन सा भाग है? कोई बताएगा क्या? कार्यपालिका का कौन सा भाग है ये? परिषद वाला ना सर? अरे सब प्रशासनिक भाग है। हाँ, कार्यपालिका दो प्रकार की है ना, एक तो राजनीतिक, एक में ब्यूरोक्रेट्स आते हैं जिसमें नौकरशाह सब बैठे रहते हैं उसमें, बड़े बड़े। एक स्थायी होती है कार्यपालिका, दूसरी अस्थायी होती है। तो ये भी बता सकते हैं स्थायी है कि अस्थायी है सचिवालय, मंत्रिमंडल जो सचिवालय है, आप ये भी बोल सकते हैं। स्थायी है सर। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। अगला पॉइंट लिखिएगा, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के, ये लिख लीजिए, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। नहीं सर, अभी लिख लीजिए जल्दी से, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। ओके, निगरानी करता है। ओके, चलिए अब एक हेडिंग करते हैं, मंत्रिमंडल की भूमिका। ठीक है, मंत्रिमंडल की भूमिका पे बात करेंगे। जैसे इसमें मान लीजिए मंत्रिमंडल की भूमिका पर टिप्पणी करने को आ जाए, तो आपको पता रहेगा तो आप लिख लेंगे, है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, यह हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था होती है। दूसरा पॉइंट, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या बोले थे? यह राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था होती है। ठीक है, दूसरा है, केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है। केंद्र सरकार के मुख्य नीति निर्धारक, मुख्य नीति निर्धारक अंग है। हो गया? आगे, केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी होती है। केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी होती है। उच्च कार्यकारिणी होती है। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक होती है। केंद्रीय सरकार की मुख्य समन्वयक होती है। मुख्य समन्वयक होती है। ओके, आगे, राष्ट्रपति की मुख्य सलाहकारी संस्था होती है। राष्ट्रपति की मुख्य सलाहकारी संस्था होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, यह मुख्य आपदा प्रबंधक होती है। आपदा प्रबंधक होती है। ठीक है,
सभी बड़े मुख्य आपदा प्रबंधक होती है और सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटती भी है। आपातकालीन स्थिति का मतलब राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, ये वाली बात नहीं हो रही है ना? जैसे कोई आफत आ जाए, महामारी फैल जाए, कोई सूखा, बाढ़ की स्थिति, भूकंप की स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति में भी इन सब स्थितियों से निपटती है ना? और कोई निपटता है क्या? रिपीट कर दीजिए। अरे भाई, ये मुख्य आपदा प्रबंधक होती है, साथ ही सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटती भी है। ओके, हो गया? जी सर। यस सर। अगला पॉइंट लिख लीजिए। सभी बड़े विधायी और वित्तीय मामलों से निपटती है। सभी बड़े विधायी और वित्तीय मामलों से निपटती है। ठीक है, सर आपातकाल स्थिति में कौन कौन सा हो सकता है इसमें? आपातकाल का मतलब है भाई, जैसे कोई भी इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, जैसे बाह्य युद्ध की भी स्थिति आ सकती है, ठीक है, बाढ़, सूखा हो, महामारी हो, भूकंप हो, कुछ भी ऐसी स्थिति है। जैसे कोरोना आया था, कोरोना जब आया हमारे यहाँ तो सरकार ने उसमें बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी निभाई ना, जैसे ठीक है, निपट के ही उन्होंने दम लिया। यही चीजें। आपातकालीन का मतलब ये नहीं समझना है कि, चलिए ओके सर। लिखिए, संवैधानिक अधिकारियों, संवैधानिक अधिकारियों और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों को और वरिष्ठ सचिवा क्या लिखे हैं? वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों की नियुक्ति को नियंत्रित करती है। ठीक है ना? हो गया? 8वां जी बिल, सर। विदेश नीति और विदेश मामले को देखती है। विदेश नीति और विदेश मामले को देखती है। ओके, ये मंत्रिमंडल की भूमिका है। ओके, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। किचन कैबिनेट होती है ना, ये एक छोटी संस्था होती है, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री जी होते हैं, बाकी कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल रहते हैं। क्या होता है इसमें? ऐसा बोला जाए कि तो निर्णय लेने के लिए बड़ी संस्था है, उच्चतम संस्था होती है। और बात करें तो इसमें इसके लिए कुछ निम्न कारण होते हैं, कुछ कारण इसके लिए जिम्मेदार भी होते हैं। आंतरिक कैबिनेट का जो आश्रय हुआ है अभी, जो इसमें जैसे एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है, समय लग सकता है ना, क्योंकि कई सारे लोग कुछ उसमें सहमत हो सकते हैं, कुछ उसमें असहमत हो सकते हैं, सब अपना अपना पक्ष रख सकते हैं, तो इसमें बड़ा लंबा चौड़ा समय लग जाएगा। तो बेहतर है कि कुछ लोग रहेंगे, है ना, और जो निर्णय होगा किसी भी विषय के प्रति, उसमें सटीकता भी आएगी और जल्दी से किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा क्या है, अब मान लीजिए भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री की
अपनी एक आंतरिक कैबिनेट होती है। ठीक है, जो कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में अत्यंत शक्तिशाली हुई और किचन कैबिनेट कहलाई। ठीक है, हो गया। यस सर। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है। फिर भी सॉरी जिसमें प्रधानमंत्री अपने कुछ प्रभावशाली, पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखता है। जिसमें प्रधानमंत्री सर पूर्ण कुछ प्रभावशाली और पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखता है, जिनसे वह हर समस्या की चर्चा करता है। चर्चा करते हैं। हाँ, ठीक है, हो गया। जी सर। चलिए, इसका एक मिनट, हाँ, इसका निर्माण निम्न कारणों से किया जाता है। या देखिए, इसको क्या एक सहारा के रूप में लिया गया था ना, इसको एक सहारा के रूप में लिया गया था, तो सहारा लिख लीजिए। इसका सहारा निम्न कारणों से लिया गया, या आश्रय लिया गया, ऐसे करके। तो पहला पॉइंट इसका लिखिएगा, यह एक छोटा अंग होने के साथ साथ निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट के विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, कैबिनेट के विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, हो गया। दूसरा लिखिएगा, दूसरा पॉइंट है, इसकी बैठकें होती रहती हैं और ये सरकार के कार्यों को बड़ी कैबिनेट की अपेक्षा अधिक तत्परता से निपटती है। ठीक है, सर बड़ी कैबिनेट की अपेक्षा अधिक तत्परता से निपटती है। तीसरा लिख लीजिए, यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनैतिक मामलों के मुद्दों पर निर्णय लेने में गोपनीयता बरतने में सहायता करती है। ओके, हो गया। जी सर। ठीक है, अब इसमें कुछ रह नहीं गया। मंत्री लिख लीजिए, इसके दोष भी हैं, दोष लिख लीजिए। यह एक उच्चतम निर्णय करने वाले अंग के रूप में
कैबिनेट के महत्ता और अधिकारों को कम करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। जल्दबाजी में ना बिना बिना कोई विचार विमर्श भय निर्णय लेना भी उचित नहीं होता है ना। जन कल्याणकारी राज्य के लिए भी सही नहीं है, ये भी आप लिख सकते हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेना लोक कल्याणकारी राज्य के हित में नहीं है, ये भी आप लिख लीजिए। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिए। बाहरी व्यक्तियों का इसमें प्रवेश और सरकार के कार्यों में उनकी प्रभावशाली भूमिका। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। बाहरी व्यक्तियों का इसमें प्रवेश और सरकार के कार्यों में उनकी प्रभावशाली भूमिका कानूनी प्रक्रिया को उलझा सकती है या उलझा देती है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। जी सर। सर सरकारी कार्यों में उनकी भूमिका। सर इसके बाद क्या बोले? सरकार के कार्यों में उनकी प्रभावशाली भूमिका कानूनी प्रक्रिया को उलझा देती है।